हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेंद्र यादव, रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टी ऑफ लॉ, BHU वाराणसी। आज मैं आपको रिव्यू, रिवीजन और अपील के प्रावधान के बारे में बताऊंगा। इनमें क्या अंतर है और वास्तव में किन मामलों में रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन और अपील होती हैं। आपको इसके संबंध में मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उसको आसान शब्दों में कैसे समझा जाए। इन बेयर एक्ट और उसमें जो धाराएं हैं, आदेश हैं, संविधान के अनुच्छेद हैं, उसको जानते हुए कि कहाँ पर ये प्रावधान है, उनको आसान शब्दों में आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद उसके अंदर की जटिलताओं को समझिए, ताकि सबसे पहले किसी भी बारे में, चाहे रेफरेंस हो, रिव्यू हो, रिवीजन हो, अपील हो, ये होते क्या हैं और क्यों अलग अलग प्रोविज़न है, क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो धाराओं को समझने में, आदेशों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये प्रोविज़न हैं कहाँ कहाँ पर। जैसे आपका रेफरेंस हुआ, तो रेफरेंस CPC की धारा 113 को आदेश 46 के साथ पढ़ा जाता है। जब CPC की धारा 113 को आदेश 46 के साथ पढ़ेंगे तो आपका रेफरेंस क्या है, इसके बारे में डिटेल प्रावधान दिया गया और वो क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से CRPC में रेफरेंस के बारे में प्रावधान धारा 395 और 396 में दिया गया है। ये मेन प्रोविज़न है जहाँ पर रेफरेंस के बारे में प्रावधान है, और इतने से आपके कई क्वेश्चन प्री के बन जाएंगे। से कि रेफरेंस CPC के किस अध्याय में है, तो अध्याय 8 में है। किस धारा में है, तो धारा 113 में है। किस आदेश में है, तो आदेश 46 में है। इसी प्रकार CRPC में रेफरेंस किस अध्याय में है, तो अध्याय 30 में है। किस धारा के तहत दिया गया है, तो धारा 395, 396 में रेफरेंस का प्रावधान है। अब रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस हमेशा हाई कोर्ट में किया जाता है। यह कोई रिवीजन, रिव्यू या अपील का प्रावधान नहीं है, यह उससे भिन्न होता है। रेफरेंस कब किया जाता है, यह समझना आवश्यक है। तो रेफरेंस कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है, और हमेशा कोर्ट ही रेफरेंस किसी मामले में कर सकती है, न कि कोई पक्षकार, वादी, अपीलार्थी, उसको रेफरेंस का राइट नहीं है। और रेफरेंस कब किया जाता है और कब कोर्ट करती है, तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वह यह है कि मान लीजिए जो निचला कोर्ट है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उसको ये समझ में आता है कि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिसमें वह निर्णित नहीं कर पा रहा है, वह राय नहीं बना पा रहा है, और उस मामले में उच्च न्यायालय की राय आवश्यक है, तो वह उच्च न्यायालय को उस मामले को निर्देशित करेगा, रेफर करेगा मामला। कब? जब कोई एक्ट मतलब अधिनियम, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, रेगुलेशन मतलब विनियम, या डिटर्मिनेशन की विधिमान्यता, वैलिडिटी का प्रश्न है, उससे संबंधित उसकी विधिमान्यता, वैलिडिटी का प्रश्न है, या कोई एक्ट है, ऑर्डिनेंस है या रेगुलेशन है, उसका कोई प्रोविज़न है जो इनवैलिड या इनऑपरेटिव है, अवैध या अप्रवर्तनीय है,
और उस संबंध में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई उस पर गाइडलाइन नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है, तो इस बात को रिफर करके कि महोदय इस एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या उसके किसी प्रोविज़न के संबंध में कोई भी उपबंध नहीं है और ना तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन अवेलेबल है, इसलिए हम आपके राय जानने के लिए, आपके राय के लिए इसको रेफ़र कर रहे हैं कि इस पर क्या किया जाए। तो माननीय हाई कोर्ट उस मामले में अपनी राय और उसके कारणों का कथन करते हुए उसको भेजेगा निचले न्यायालय को कि ठीक है, आप इस मामले में इस प्रकार से जो है कार्य करिए, इस प्रकार उसको जो ठीक लगेगा, जो उचित लगेगा, उन शर्तों और पद सीमाओं को बताते हुए वह रेफ़र कर देगा। तो ये हो गया रेफ़रेंस आसान शब्दों में। अब इसी को आप धारा 113 में पढ़ेंगे, आदेश 46 के नियमों में पढ़ेंगे, सीआरपीसी की धारा 395, 396 में भी पढ़ेंगे। सीआरपीसी की धारा 395, 396 जो है उसमें आपको देखिए क्या प्रोविज़न है कि जहाँ किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है, उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के अथवा किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान या अप्रवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वहाँ न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय को विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा। इसी प्रकार 396 में प्रावधान है कि जब कोई प्रश्न ऐसे निर्देशित किया जाता है तब उच्च न्यायालय या उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह ठीक समझे और उस आदेश की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भिजवाएगा जिसके द्वारा वह निर्देशित किया और वह न्यायालय उस मामले के उक्त आदेश के अनुरूप निपटाएगा। उच्च न्यायालय यह भी निर्देश दे सकता है कि आदेश निर्देश का खर्चा कौन पचका देगा। हमने सीआरपीसी का बेयर एक्ट केवल इसलिए आपको पढ़ के सुनाया कि सीपीसी, सीआरपीसी दोनों जगह जो रेफरेंस निर्देश का प्रावधान है वह उच्च न्यायालय को किया जाता है, न कि सेशन न्यायालय या किसी और न्यायालय को। तो रेफरेंस हमेशा उच्च न्यायालय क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, अर्थात उनके मामले कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। आप पढ़ेंगे संविधान का अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है और इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। इसीलिए और उनकी जो सुपरवाइजरी पावर है और उनके पास अथाह शक्तियाँ हैं कि वह किसी मामले को और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास ये माना जाता है कि वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हैं, न्याय की मूर्ति हैं, तो निचला न्यायालय उनसे रेफरेंस जब उसको नहीं समझ में आता है किसी मामले में एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या उसके प्रोविज़न के संबंध में कि क्या प्रावधान है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उस राय मांग लेता है और वो जैसा राय देते हैं उसी के अनुसार वह डिसाइड करता है या वो खुद उसको भेज देते हैं कि ठीक है इस मामले में ये डिसीजन होगा, तो अपना डिसीजन देते हैं। इसी प्रकार अब आप देख लीजिए कि रिव्यू के बारे में प्रावधान सीआरपीसी में कहीं नहीं दिया गया है। आप सीआरपीसी पूरा पढ़ जाएंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो इसके संबंध में रिव्यू के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है और रिव्यू के बारे में प्रावधान केवल और केवल सीपीसी की धारा 114 में दिया गया है और इसको आदेश 47 के साथ पढ़ा जाता है। आर्डर 47 रिव्यू क्या है? तो रिव्यू जो है
पूर्वोक्त के अधीन रहते, अर्थात जो धारा 113 है इसके अधीन रहते हुए रिव्यू का प्रावधान भी अध्याय 8 में दिया गया है। अगर क्वेश्चन आए किस अध्याय में है, किस धारा में है, तो अध्याय 8 में है, धारा 114 में है, आदेश कौन सा है, आदेश 47 है। ये प्री के क्वेश्चन हैं और प्री के क्वेश्चन सब जगह हैं। प्री के क्वेश्चन इसको बढ़िया से तैयार करिए और कई क्वेश्चन आते हैं, आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं और हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है हर कॉम्पिटिशनल एग्जाम में। तो रिव्यू के बारे में प्रावधान धारा 114 में है और आदेश 47 में है। धारा 114 कहता है रिव्यू का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जैसे जो रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस हाई कोर्ट में आपने पढ़ा कि हाई कोर्ट में होता है, लेकिन रिव्यू हमेशा उसी न्यायालय में होता है जिस न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया है, कोई डिटर्मिनेशन किया है, कोई जजमेंट दिया है। तो जिस न्यायालय ने मामले को डिसाइड किया है उसी न्यायालय के द्वारा रिव्यू किया जाता है, पुनर्विलोकन किया जाता है। तो रिव्यू सीपीसी में कब किया जाता है, तो रिव्यू तब किया जाता है, इसमें प्रावधान यही है कि जहाँ कोई ऐसी डिक्री या आदेश दिया गया है और उस मामले में अपील का प्रावधान है लेकिन अपील किया ही नहीं गया, तो रिव्यू हो सकता है। या कोई ऐसा डिक्री या अपील है जहाँ पर कोई ऐसा डिक्री या आदेश है जहाँ पर अपील अनुज्ञात ही नहीं है, तो वहाँ पर मतलब अपील को अलाउ ही नहीं किया गया है, अपील का प्रोविज़न ही नहीं है, कोई ऐसा डिक्री या आदेश है, तो वहाँ पर रिव्यू हो सकता है। और ये है कि ऐसा कोई विनिश्चय है, ऐसा कोई जो है डिसीजन है जहाँ पर स्मॉल कॉजेज कोर्ट लघुवाद न्यायालय द्वारा ऐसा विनिश्चय किया गया है, तो वहाँ पर रिव्यू आप कर सकते हैं। और वह न्यायालय जिस न्यायालय ने मामले को डिसाइड किया है उसको आप अच्छी तरह से कन्विंस करेंगे, अच्छी तरह से उसको एविडेंस देंगे कि महोदय ये प्रश्न रह गया था या ये बहुत बड़ा एविडेंस है जो मामले को उलट सकता है, तो वह उसको ग्रहण करेगा। नहीं तो कौन सा कोर्ट ऐसा है कि जो ये कहेगा कि जो हमने डिसीजन दिया अच्छी तरह से जांच परख करके वो गलत है और इस मामले में हम पुनः सुनवाई करेंगे, तो वो तो प्रथम दृष्टया खारिज कर देंगे। तो इसलिए आप जब भी रिव्यू करें तो उसको अच्छी तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कोर्ट को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंट हुआ है और यहाँ पर ये एविडेंस था ही नहीं, या यहाँ पर जो है बहुत मेहनत से एविडेंस प्राप्त हुआ है और ये मामले को पलट सकता है। इसको सुन लीजिए, इसको देख लीजिए, जांच लीजिए, तब रिव्यू एक्सेप्ट अच्छी तरह से होगी और अच्छी तरह से सुनवाई होगी रिव्यू का एप्लीकेशन। तो रिव्यू कहाँ होता है इसको जान लीजिए। रिव्यू वहाँ होता है जहाँ अपील का प्रावधान है, लेकिन अपील का जो समय है वह अपील किए बिना, मतलब आपने उस समय में अपील ही नहीं किया जानबूझ करके कि हम रिव्यू करेंगे तो रिव्यू कर लेंगे, और अगर अपील कर दिया तो रिव्यू नहीं कर पाएंगे। और दूसरा है कि अपील का प्रावधान ही नहीं है उस मामले में तो आप रिव्यू कर सकते हैं। और तीसरा है कि अगर लघुवाद न्यायालय का कोई विनिश्चय किया गया है, लघुवाद न्यायालय ने कोई विनिश्चय किया है, तो वहाँ रिव्यू किया जा सकता है। अब आगे आप देखिए कि रिवीजन के बारे में क्या प्रावधान है। तो रिवीजन के बारे में आपको सीपीसी में अध्याय 8 के धारा 115 में रिवीजन के बारे में बताया गया है और यह किसी ऑर्डर के साथ नहीं पढ़ा जाता है, केवल धारा 115 में रिवीजन के बारे में, पुनरीक्षण की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और सीआरपीसी में अध्याय 30 में धारा 397, 398, 99, 400, 401, 402, 403, 404, 405 में रिवीजन के बारे में बताया गया है। तो
मुख्य रूप से सीआरपीसी में धारा 397, 399, 400, 401, 402 पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियाँ, पुनरीक्षण न्यायालय क्या कर सकता है, किन मामलों में रिवीजन हो सकता है। तो एक अंतर थोड़ा समझ लीजिए कि जो सीपीसी में रिवीजन है वह शक्ति केवल हाई कोर्ट के पास है। वहाँ पर रिवीजन की पावर हाई कोर्ट को है कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ही मामले को अपने पास मंगवाता है रिवीजन के लिए। और जहाँ तक सीआरपीसी की बात है दंड प्रक्रिया संहिता के, तो वहाँ सेशन न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों को पावर है। जो शक्ति सेशन न्यायालय को है वह शक्ति हाई कोर्ट को है, और जो हाई कोर्ट को पावर है वो पावर सेशन न्यायालय को है। देख लीजिए थोड़ा सा कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की जो शक्तियाँ 401 में दी गई हैं वही शक्तियाँ सेशन न्यायालय को भी लागू होती हैं। तो ये अब एक प्रोविजन 401 धारा 401 खंड 3 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी जो सीआरपीसी में प्रावधान है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि जो रिवीजन की पावर है, पुनरीक्षण की शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग करते हुए अगर हाई कोर्ट किसी मामले को अपने पास मंगवाता है तो उस मामले में अगर दोष मुक्ति एक्विटल का आदेश दिया गया है तो उसमें आप उसको कन्विक्ट दोष सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। न तो सेशन न्यायालय कर सकता है न हाई कोर्ट कर सकता है। और सिविल मामले में तो इतनी बड़ी कोई बात इस में है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि सीपीसी के तहत पुनरीक्षण हमेशा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में होता है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में ही पुनरीक्षण का आवेदन आपको हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा ही पुनरीक्षण किया जाता है। इसमें हाई कोर्ट स्वयं मामले को मंगाता है कि क्या क्यों मंगाता है कि उसके जो अधीनस्थ न्यायालय है उसने कोई विनिश्चय कर दिया है और उच्च न्यायालय को लगता है कि उस मामले में उसको अधिकारिता ही नहीं थी। मतलब अधिकारिता से संबंधित कोई प्रश्न है। अब देखिए क्या प्रावधान है कि उसने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है कि जो विधि द्वारा उसमें निहित ही नहीं किया गया है, या जो अधीनस्थ न्यायालय को विधि द्वारा निहित किया गया अधिकारिता का वह उसका प्रयोग करने में असफल रहा है, या जो अधीनस्थ न्यायालय हो वह जब अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था तो वह उसको अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से उस जो ज्यूरिस्डिक्शन का प्रयोग कर रहा था वह इलीगैलिटी या विथ मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ कर रहा था, अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता से कर रहा था, तो उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगाएगा और उसमें जैसा वह ठीक समझे वैसा आदेश दे सकता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि वह दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में पलटेगा कि नहीं पलटेगा, या मतलब जो सीआरपीसी स्पष्ट रूप से कह रही है कि जहाँ दोष मुक्त किया गया है अभियुक्त को वहाँ पर किसी भी परिस्थिति में अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा। तो सीपीसी में अभियुक्त होता है, यहाँ पर अभियुक्त की बात ही नहीं है, इसलिए इसमें ऐसा कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से लिखा नहीं गया है। लेकिन इतना स्पष्ट कहा गया है कि उच्च न्यायालय अगर कोई उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय ने ऐसा कोई डिक्री या आदेश जिसके विरुद्ध या तो उच्च न्यायालय में या उसके किसी अधीनस्थ किसी न्यायालय में अपील होती है तो फेरफार नहीं करेगा, उसे नहीं उल्टेगा। मतलब किसी अधीनस्थ न्यायालय कोई है उसके द्वारा कोई ऐसी डिक्री
या आदेश दिया गया है जिसकी अपील उच्च न्यायालय में होती है तो उस मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये बात कह गई है। और यह भी कह दिया गया है कि न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही में कोई पुनरीक्षण रोक के रूप में प्रभावी नहीं होगी, सिवाय वहाँ के जहाँ ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा रोका गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि पुनरीक्षण क्या है। पुनरीक्षण सीआरपीसी में अध्याय 30 धारा 397 सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्ति दी गई है, और धारा 401 में पुनरीक्षण की शक्तियाँ क्या हैं, हाई कोर्ट कैसे प्रयोग करेगा, और सेशन न्यायालय को वही शक्ति प्राप्त है। और 401 के खंड कौन सा था, 401 के खंड 3 में 401 के खंड 3 में दिया गया कि अगर कोई ऐसा निर्णय है जो दोष मुक्ति का दिया गया है तो उच्च न्यायालय किसी भी हाल में उसे दोष सिद्धि में नहीं पलट सकता है। ठीक, तो उच्च न्यायालय दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। तो ये हो गया आपका रिवीजन, रिव्यू और रेफरेंस। एक जगह प्रावधान है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 भारत का संविधान 1950, इसका अनुच्छेद 137। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 137 क्या कहता है। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, रिव्यू। संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। यानी ये रिव्यू की जो पावर सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 137 के तहत दी गई है, यह सीपीसी के धारा 114 में जो रिव्यू की पावर है वह उससे भिन्न है। यह सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर है और अपने निर्णय या आदेश का रिव्यू वह संसद द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद 145 में जो उच्चतम न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति है उसके तहत कर सकता है, उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। इस संबंध में एक केस था बंगाल इम्यूनिटी कंपनी का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि हम अपने निर्णयों से बाध्य नहीं हैं और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों का हम पुनर्विलोकन कर सकते हैं, और अधीनस्थ न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट आता है कि नहीं आता है, कहे कि हमसे जो हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय है उनका तो हम रिवीजन कर ही सकते हैं, और इसको और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि अगर किसी लोअर बेंच ने किसी मामले में डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट के, तो उसका सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच उसको लगता है कि इसका रिव्यू किया जाना चाहिए, और उस मामले में प्रश्न उठता है तो वह रिव्यू करके उसको सुधार सकता है उस करेक्शन को। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की पावर है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन है। रिव्यू एक डिस्क्रिशनरी पावर है। अब आप समझिए कि रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन समझ चुके हैं। अपील, तो अपील का प्रावधान क्या है? अपील सीपीसी के अध्याय 7 में दिया गया है। अपील का प्रावधान धारा 106, मुख्य रूप से तो अपील का जो प्रावधान है वह धारा 96 से लेकर के धारा 112 तक है, और अपील के संबंध में जो आदेश पठनीय होते हैं वह आदेश 41, 42 और 43 के साथ अपील को पढ़ा जाता है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील,
प्रथम अपील, द्वितीय अपील। और तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है, आदेशों से अपील होता है आदेश 43 में, ऑर्डर 43 में। तो शक्तियां क्या होंगी अपीलीय न्यायालय की, यह आदेश 41 में बता दिया गया है। आदेश 41 में मूल डिक्रियों की अपीलें होती हैं और इसमें कुल 37 नियम दिए गए हैं। आदेश 42 में अपीली डिक्रियों की अपीलें होती हैं, कुल 3 नियम दिए गए हैं। और आदेशों की अपीलें आदेश 43 में होती हैं और इसमें भी 3 ही नियम है, लेकिन नियम 1 और नियम 2 है और एक नियम 1 क है, इसलिए इसमें संख्या के हिसाब से तो 3 है लेकिन नियम 2 ही है। तो अपील किन मामलों में होती है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और पूरा आप बेयर एक्ट से पढ़िए। कॉन्सेप्ट क्या है कि अपील उन्हीं मामलों में होती है जिनमें संविधि द्वारा, स्टैट्यूट के द्वारा प्रावधान किया गया है कि इस मामले में अपील होगी। अब आप सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 को पढ़िए और उसकी पहली लाइन जैसे ही आप पढ़ेंगे कि दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय न होगी। इसकी हेडिंग ही है कि जब तक अन्यथा उपबंधित न हो किसी अपील का न होना। मतलब नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। नो अपील shall lie from any judgment or order of a criminal court except as provided for by this court or by any other law for the time being in force। कोई भी अपील तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आपको किसी स्टैट्यूट के माध्यम से, किसी एक्ट के माध्यम से आपको ये राइट न दे दिया गया हो। यानी अपील का राइट एक लीगल राइट है और आप इसको अधिकार के रूप में मांग सकते हैं। जहाँ जहाँ अपील का प्रावधान दिया गया है वहाँ वहाँ आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। जैसे अपील की शक्ति सीपीसी में अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ क्या होंगी, धारा 107 में बताया गया है कि वह मामले को अपने पास, अब देखिए धारा 107 में क्या बताया गया है कि जो अपीलीय न्यायालय है वह मामले का अंतिम रूप से अवधारण कर सकता है, फाइनली डिटर्मिनेशन कर सकता है और मामले को का प्रतिप्रेषण कर सकता है, रिमांड कर एक केस कर सकता है, टू रिमांड ए केस, और इशू फ्रेम कर सकता है। मतलब जो विवादक होते हैं, जो जिस पर जो प्रश्नों को बना करके न्यायालय जिस पर डिसीजन देता है, जो दोनों तरफ से साक्ष्य पेश करने के बाद न्यायालय क्वेश्चन बनाता है कि ठीक है दोनों पक्षकारों के बीच इस बिंदु पर विवाद है, तो उसे विवादक प्रश्न कहते हैं। तो उस पर उस विवादक प्रश्न इशू को फ्रेम करके और उसे विचारण के लिए, ट्रायल के लिए निर्देशित कर सकता है ट्रायल कोर्ट को, और अतिरिक्त साक्ष्य ले सकता है या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने का ट्रायल कोर्ट को निर्देश दे सकता है। ये शक्तियां हैं और ये शक्तियां जो अपीलीय न्यायालय की हैं, अपीली डिक्रियों को भी लागू होती हैं और आदेशों को लागू होती हैं। आदेशों से अपील धारा 104 में दिया गया है कि जो धारा 35 क के अधीन आदेश होंगे उनमें अपील होगी। धारा 91, 92 के तहत जो आदेश होंगे या उससे जो इनकार किया जाएगा कि वादी नहीं संस्थित करने दे रहा है, या धारा 95 के अधीन जो आदेश होगा, या इस अधिनियम के तहत कोई जुर्माना आरोपित किया गया है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया है, उसको सिविल प्रिजन में डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो वहाँ भी अपील किया जा सकता है ऐसे आदेश के संबंध में। और जो नियमों के अधीन अपील अज्ञात है, अर्थात आदेश 43 में जो नियम दिए गए हैं उनके तहत जो अपीलें अज्ञात हैं उनके तहत भी अपील होगी। और
धारा 96 में स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी अपील प्रारंभिक अधिकारिता का अगर कोई प्रयोग कर रहा है न्यायालय, तो प्रारंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय के विनिश्चय से एक अपील हो सकेगी। और इसी प्रकार अगर कोई एक पक्षीय आदेश दिया गया तो उससे भी अपील होगी। लेकिन अगर पक्षकारों की सहमति से कोई डिक्री दी जाती है तो वहाँ पर कोई अपील नहीं होगी। और लघु वाद न्यायालय के द्वारा कोई विनिश्चय किया गया है और उस विनिश्चय के द्वारा जो रकम थी वो 10,000 रुपये से अधिक नहीं है, तो केवल विधि के प्रश्न पर अपील होगी, नहीं तो अपील नहीं होगी। यानी लघु वाद न्यायालय के विनिश्चय अगर 10,000 से अधिक है तो अपील हो सकेगी, लेकिन 10,000 से कम है, 10,000 है, तो विधि के प्रश्न पर ही अपील होगी, 10,000 रुपये से अधिक नहीं है, नहीं, अन्यथा अपील नहीं होगी लघु वाद न्यायालय से। तो ये है कि और धारा 100 में ये बता दिया गया कि जब आप द्वितीय अपील करेंगे तो द्वितीय अपील विधि के सारवान प्रश्न पर ही होगी और विधि के सारवान प्रश्न पर ही होगी द्वितीय अपील, अन्य आधारों पर नहीं। ये धारा 101 में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि किसी अन्य आधार पर आप अपील हो ही नहीं सकती। और धारा 100 एक जोड़ा गया है संविधान, ये 100 धारा 100 क कि कतिपय मामलों में आगे अपील का न होना। यह धारा 2002 के संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिया गया कि कोई उच्च न्यायालय है, किसी लेटस पेटेंट में या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में या उस समय कोई अन्य विधि है, उसमें किसी बात के होते हुए भी कोई मूल या अपीली डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई या उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश यानी सिंगल जज के द्वारा जजमेंट दिया गया है, तो वहाँ ऐसे एकल न्यायाधीश सिंगल जज के जजमेंट और डिक्री से कोई अपील नहीं होगी। और धारा 103 में स्पष्ट कर दिए कि तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। आपने पढ़ा कि द्वितीय अपील में केवल विधि के सारवान प्रश्न पर अपील होगी, लेकिन 103 क्या कहता है कि अगर अभिलेख में साक्ष्य पर्याप्त है और द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसे निपटारे के लिए आवश्यक समझता है तो कोई विवादक अवधारित कर सकेगा। कहाँ? जहाँ पर निचला न्यायालय द्वारा, जो निचला अपीली न्यायालय है या प्रथम बार के न्यायालय या निचले अपीली दोनों द्वारा उस तथ्य विवादक को अवधारित ही नहीं किया गया है, या धारा 100 में जो विनिर्दिष्ट विधि का प्रश्न है उसके कारण ऐसा न्यायालय या न्यायालयों द्वारा गलत तौर पर अवधारित कर दिया गया है कि वो विधि का प्रश्न ही गलत अवधारित किया गया था, इसलिए तथ्य का प्रश्न गलत तरीके से अवधारित किया गया था, तो ऐसे मामले में तथ्य के प्रश्न विवादकों का भी अवधारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। और धारा 102 में स्पष्ट कर दिया गया कि कोई ऐसी डिक्री है तो उसकी द्वितीय अपील नहीं होगी जब मूल वाद की विषय वस्तु 25,000 रुपये से अधिक धन की वसूली के लिए नहीं है। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जहाँ पर मूल डिक्री से अपील का प्रावधान है और कोई विवादित इशू हुआ है जहाँ पर आपको ट्रायल कोर्ट के समक्ष उस विवादित को रेज किया जाना चाहिए और आप उसको रेज ही नहीं किए, तो क्या अपीली न्यायालय में उठा सकते हैं? तो अगर आप ट्रायल स्तर पर विचारण न्यायालय में उस मामले को नहीं उठाए हैं तो अपीली न्यायालय भी उसे उठाने की इजाज़त नहीं देगा और द्वितीय अपील में भी नहीं उठा सकते हैं। तो जिस प्रश्न को आपको प्रथम न्यायालय में उठाना चाहिए उन सभी प्रश्नों को उठाना ही चाहिए, अन्यथा आपको उसको एज ए राइट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं और यह न्यायालय की पावर है कि वह चाहे तो आपको उठाने की अनुमति न दे।
तो ये रहा प्रावधान आपका अपील से संबंधित। और अपील से संबंधित प्रावधान 372 सीआरपी, ये सीपीसी में, और सीआरपीसी में 372 आपने पहले ही समझने के लिए देखा। 372, 373, 74, 75, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 में अपील के बारे में विस्तृत प्रावधान आपको सीआरपीसी के तहत दिया गया है। सीआरपीसी का अध्याय 29 धारा 372 से लेकर के धारा 394 तक डिटेल प्रोविज़न है, जिसको आप पढ़ सकते हैं कि किन किन मामलों में सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है और अपीलों का उपशमन कब होगा, अबेट ऑफ अपील्स 394 में, और अपील पर आदेश और निर्णय अंतिम कब होंगे, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑन अपील धारा 393 में दिया गया है। तो एक तरीके से आपको अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अपील, अपील का मूल, अपील की मूल अधिकारता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसको है, प्रारंभिक अधिकारता किसको है, तो अनुच्छेद 131 की जो हेडिंग है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पर है, जहाँ भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है, बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन आर मोर स्टेट्स, या एक और भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई राज्य है, स्टेट है, या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद है, या दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद है, बिटवीन टू आर मोर स्टेट्स, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, प्रारंभिक अधिकारता, आरंभिक अधिकारता उच्चतम न्यायालय को होगी। जैसे कावेरी नदी विवाद था, आपको कर्नाटक, पुदुचेरी, ये 2-3 राज्यों के मध्य, 4 राज्यों के मध्य। तो इसी तरीके से जो राज्यों के मध्य विवाद है, कावेरी जल विवाद हो गया, जहाँ पर भी राज्यों से संबंधित, राज्यों के राज्य या भारत सरकार और राज्य हैं, या तो आरंभिक अधिकारता वहाँ पर, या दो राज्य हैं, एक और भारत सरकार और कुछ राज्य हैं और दूसरी ओर राज्य हैं, तो वहाँ पर आरंभिक अधिकारता सुप्रीम कोर्ट में होगी। हालांकि नदी दोनों से जो संबंधित विवाद हैं, नदियों से संबंधित विवाद हैं, उसको, वो अलग मामला है, और उसको आप पढ़ते हैं धारा 262 में, जहाँ पर नदी दून से संबंधित अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का। ये तो हमने केवल कावेरी जल विवाद समझाने के लिए बता दिया कि कैसा जो है विवाद दो राज्यों के मध्य होता है, किस प्रकार से हो सकता है। और ये जब भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित प्रश्न आएगा कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आरंभिक अधिकारता का किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। ये हमेशा प्री में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और अनुच्छेद 131 है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता, और 133 में केवल सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय प्राधिकृत करता है कि 134 में प्रमाण पत्र देता है कि विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, या उच्च न्यायालय की राय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उसका विनिश्चय आवश्यक है। दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अधिकारता धारा 134 में दी गई है, और 134A को
चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है। और इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय किन मामलों में और कहाँ-कहाँ पर प्रमाण पत्र देता है, प्रमाण पत्र देने के बाद ही उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। और अनुच्छेद 146 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष इजाज़त है। इसमें एसएलपी दाखिल किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किन मामलों में उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल की जाती है। तो किसी न्यायालय या अधिकरण, 2 शब्द है, न्यायालय या अधिकरण, दोनों याद करिए, दोनों पूछा जाता है। न्यायालय या अधिकरण शब्द भी क्वेश्चन बना दिया जाता है कि किसके द्वारा डिसीजन दिया गया। तो न्यायालय या अधिकरण, अक्सर ट्रिब्यूनल में लोग फंस जाते हैं, अधिकरण, तो अधिकरण भी यहाँ पर शामिल है कि न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश। 5 चीज़ें हैं: निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश। क्या क्या है? जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर। जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकेगा। मतलब उच्चतम न्यायालय की यह डिस्क्रिशनरी पावर है। में शब्द का यूज हुआ है। और दूसरा प्रावधान है कि खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। यानी सशस्त्र बलों पर यह जो है लागू नहीं होगा। क्या नहीं लागू होगा? कि उसके द्वारा, उससे संबंधित कोई विधि है या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण है, उसके द्वारा कोई निर्णय, जजमेंट, अवधारण, डिटर्मिनेशन, दंडादेश, सेंटेंस या ऑर्डर, आदेश पारित किया जाता है तो उस पर लागू नहीं होगा एसएलपी। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि रेफरेंस हमेशा कौन करता है। तो रेफरेंस हमेशा वह कोर्ट करता है जिसके समक्ष मामला चल रहा है और वो हाई कोर्ट से उस मामले को रेफर करता है उसकी राय जानने के लिए। कब? जब कोई एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या उसके किसी प्रोविजन का डिटर्मिनेशन से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्वलित है, विधि का प्रश्न है और उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं है, तब वह उच्च न्यायालय को रेफर करता है कि महोदय इस पर अपनी राय दीजिए। और रिव्यू जहाँ पर यह उसी न्यायालय द्वारा, जिस न्यायालय के द्वारा जजमेंट दिया गया, डिसीजन दिया गया है, उसी न्यायालय के द्वारा रिव्यू किया जाता है धारा 114 सीपीसी के तहत। जहाँ पर अपील नहीं होती है और जहाँ अपील होती है लेकिन अपील के लिए अज्ञात अवधि में अपील की ही नहीं गई है, या लघुवाद न्यायालय का कोई भी निश्चय। और रिवीजन कहाँ होता है? तो रिवीजन सीपीसी की धारा 115 में रिवीजन का प्रावधान है कि रिवीजन वहाँ पर होगा जहाँ पर अधिकारिता से संबंधित प्रश्न हो। और उच्च न्यायालय में रिवीजन होगा कि सीपीसी में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय रिवीजन के पावर का, अपने पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले को मंगा लेता है। कब मंगा लेता है? जब उसके पास ये प्रश्न उठता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसने अधिकारिता का प्रयोग ही नहीं किया है जो उसको विधि द्वारा निहित है, या उस अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमें निहित ही नहीं है, या वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में मटेरियल या इलीगल, मतलब तात्विक गलती की है, या अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग किया है, तो वह उस मामले में अपनी रिवीजन की शक्ति का प्रयोग करता है। और अपील हमेशा, जैसे रिवीजन तो हाई कोर्ट का डिस्कशन होगा, लेकिन अपील डिस्कशन नहीं है।
यह आपका राइट है, एक लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, जहाँ पर अपील का प्रावधान किया गया है कि इन मामलों में अपील होगी। जैसे सीपीसी में धारा 96 में बताया गया है, 104 में बताया गया है, 100 में बताया गया है कि अपील कहाँ होगी, 109 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय में अपीलें, 109 से 12 के प्रावधान है। और सीआरपीसी में एक चैप्टर ही अलग से है, चैप्टर 29, जिसमें धारा 372 और 373, 74, 375, 376, 377, 378 मुख्य प्रावधान है अपील से संबंधित, 393, 395, 393, 394 और मुख्यतः प्रोविजन 372 से 394 तक का है, जहाँ पर अपील के बारे में बताया गया है। तो आप समझिए कि रेफरेंस, एक एक शब्दों में रेफरेंस उन्हीं मामलों में किया जाता है जिनमें अधीनस्थ न्यायालय यह समझता है कि इस मामले में हाई कोर्ट की राय आवश्यक है, और रिव्यू वही न्यायालय करता है जो डिसीजन दिया है, और उसकी अपील नहीं होती है या अपील होती है तो वह समय ही चला गया है। और रिवीजन हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और हाई कोर्ट उन्हीं मामलों में रिवीजन करता है जिनमें अधिकारिता से संबंधित प्रश्न है। और अपील का प्रावधान अधिनियम के द्वारा उपबंधित कराया गया है। अधिनियम में दिया गया है कि इस मामले में आप अपील कर सकते हैं। तो अधिनियम में जब यह प्रावधान है तभी आप अपील कर सकते हैं, अन्यथा आपकी स्थिति में अपने मन से अपील नहीं कर सकते हैं, और यह आपका स्टैट्यूटरी प्रावधान है। तो मैं समझता हूँ कि आपको रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन और अपील में अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। सीपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन की विभिन्न धाराओं, आदेशों और अनुच्छेदों को जब आप पढ़ेंगे जो मैंने बताया है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और ये इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है इसको समझने में, जिसको मैंने आसान शब्दों में इतने कम समय में आपको रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, अपील 4 कॉन्सेप्ट बताया है। और इसी के साथ आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं आपके जीवन में, और आप जिसको चाहते हैं वो आपके गुरु हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई और हो सकता है जिससे आप अथाह प्रेम करते हैं, वो भी सुख समृद्धि से संपन्न हो और आप भी सुख समृद्धि से संपन्न हो। 2024 आपका सुखमय हो। इस हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं 2024 में आपको अच्छे पदों पर आसीन होते देखना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि 2024 सबका मंगलमय हो। और जहाँ तक बात है जो बीएनएस यस 3 जो आईपीसी था हमारा, सीआरपीसी था, और इंडियन एविडेंस एक्ट था। इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो अभी परिवर्तित करके नई संहिता है, उसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस से कर दिया गया है। तो हालांकि उसके बारे में लोकसभा, राज्यसभा से
उसको पारित करा लिया गया। 20-21 दिसंबर को ही राष्ट्रपति हमारी माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 25 दिसंबर को उस पर सहमति मिल गई। और अभी अभी एक समाचार मिला कि किसी ने इसके संबंध में, इस लागू इन्फोर्समेंट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस पर स्टे लगा दिया जाए, लागू जो है न हो पाए। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने इसके संबंध में याचिका दायर की है। तो देखिए आगे इस संबंध में क्या होता है, कब से लागू होता है। फिलहाल अभी तो लागू नहीं हुआ है। BSS BNS और BS से BNSS, तो ये तीनों अधिनियम कब से लागू होते हैं और इसके संबंध में क्या नोटिफिकेशन सरकार गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। BNS भारतीय न्याय संहिता, BS से भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों आपराधिक विधियां अपराध से संबंधित या IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों क्रिमिनल प्रोसीजर आपराधिक मामलों की रीढ़ थी। और इसी को आपने BS से BNS BSS इस माध्यम से लागू कर संशोधन करके, नाम परिवर्तित करके इसको लागू करने जा रहे हैं। तो इस संबंध में एक राय स्टूडेंट, विभिन्न कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, सभी का ओपिनियन जानना आवश्यक था। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये कहा गया है कि हमने विभिन्न कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जजेज से इस पर राय मांगी थी और इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की, लेकिन न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। इसी के साथ मैं अपने हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को देते हुए 2024 आपका सुखमय हो और इसकी मंगलमय कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यह चाहता हूं कि सभी लोगों को सही समय पे सद्बुद्धि मिले और सभी लोग एक दूसरे की भलाई के बारे में और जनता के हित के बारे में सोचें। धन्यवाद।